एक ऐसा शख्स जो दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बन गया, एक ऐसा शख्स जो कभी अपने बारे में बात नहीं करता। इसीलिए आज इतिहास बनेगा, पहली बार ये जनता के सामने आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में से एक, एशिया के सबसे अमीर गौतम अडानी की कहानी एक फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसी है। एक साधारण चौल से अपनी लाइफ को शुरू करने वाले गौतम अडानी ने वेल्थ के मामले में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी दुनिया के बिजिएस्ट डील मेकर हैं। इस साल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेल्थ इन्होंने कमाई। गौतम अडानी ने एक साधारण डायमंड ट्रेडर के तौर पर कारोबार शुरू किया था। आज पोर्ट्स, माइंस, पावर, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, हाउसिंग से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां गौतम अडानी ने अपनी सफलता का झंडा न गाड़ा हो। अपनी मेहनत और लगन के बल पर गौतम अडानी किंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। गौतम अडानी साधारण परिवार में जन्मे एक स्मॉल टाउन प्रोडक्ट हैं, पर आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उन्हें उद्योग लगाने के लिए इनवाइट करते हैं। पर गौतम अडानी के लिए उनका अपना परिवार ही उनकी दुनिया है, जहां सब मिलकर रहते और काम करते हैं। गौतम अडानी एक प्राइवेट पर्सन हैं, पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। आज जिंदगी में पहली बार गौतम अडानी जनता के सामने जनता के सवालों के जवाब देंगे आपकी अदालत में। हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। मैं कई दिन से रिसर्च कर रहा हूं कि भाई आपकी वेल्थ कितनी है, हर रोज बढ़ जाती है, और लगता है जब तक आपकी अदालत खत्म होगा आप 1000-2000 करोड़ रुपए और बढ़ा देंगे उसमें। तो फॉर्मूला क्या है, कैसे कमाते हैं? रजत भाई, पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का, आपकी अदालत में आपने मौका दिया तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अभी आपने ये फार्मूला की बात किया, तो ये फार्मूला ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फार्मूला है नहीं कि जिसके ऊपर बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फार्मूला काम आती है, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। और मैं देखता हूँ कि मेरे में मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे सीनियर लोगों का सपोर्ट, मेरी टीम का सपोर्ट, और सबसे ऊपर भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा मेरे पे रही है। मैं नियत से काम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि यही वजह है, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई भी सक्सेसफुल आदमी होने के लिए आप नियत और मेहनत, और बाकी आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, और वही एक फॉर्मूला है। अब देखिए ऊपर वाले पर भी कितना छोड़े गौतम भाई। दिसंबर 2021 में आपकी वेल्थ थी 9,62,322 करोड़। दिसंबर 2022 में साल भर में 18,64,579 करोड़। एक साल में 9 लाख करोड़ रुपए ऊपर वाला कितना दे रहा है? से रजत भाई, मैं तो ये आंकड़े की माया जाल में नहीं पड़ता हूँ। मेरे लिए मेजर बात वो है कि मैं देश के बदलाव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसे देखने जाऊँ कि आंकड़े क्यों बढ़े हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि देश पूरा एक तरक्की के मार्ग के ऊपर जा रहा है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारत की जो आज पोजीशन है, और जो आने वाले 20 से 30 साल में जो पोजीशन होगी, वो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए जो फिगर्स हैं ना, थोड़े आश्चर्य में डालने वाले हैं। आप हर रोज 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं, हर घंटे की कमाई 67 करोड़ रुपए है।
तो ये जो कमाने की आदत है बचपन से थी या जवानी में शौक आया? देखो रजत भाई, मैंने आपको वही भी बोला है कि मैं आंकड़ों के पीछे और उसके पीछे मैं कभी भागा नहीं हूँ। मैं 15 साल का था, 10वीं कक्षा पास करके ऐसे फैमिली के ऐसे संजोग बने कि जो मैं पढ़ाई पूरा किए बिना, ग्रेजुएशन किए बिना मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। वो सफ़र 4 साल का रहा और उसके बाद मैं वापस अहमदाबाद आया। बॉम्बे ने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई, हार्ड वर्क कैसे करना है सिखाया, और उसके बाद में ये मेरी बिज़नेस की जर्नी चालू हुई। मिडिल क्लास फैमिली थी, बिज़नेस की फैमिली थी, बिज़नेस में आए थे, और एक जुस्सा था 15 साल का 19 साल का लड़का, और उसमें मेरे फैमिली के बिज़नेस के अलावा मेरे को कुछ और करने की एक अंदर से एक प्रबल इच्छा थी। मेरी फैमिली ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया और उसके बेसिस के मैं आगे निकला। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो तो ठीक है, एक कहानी है। लेकिन कहानी तो ये भी है ना, आपके पास एक स्कूटर था और आज आपके पास में जेट एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट है। कहाँ से कहाँ आ गए? रजत भाई, इतना बता सकता हूँ कि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और आज भी मेरे को स्कूटर चलाने वाला, रिक्शा में जाने वाला, बस में जाने वाला या जेट में जाने वाला, वो सब हर आदमी की मानसिकता क्या होती है उसका मेरे को पूरा अंदाज है, क्योंकि मैं वो जर्नी से पास किया हुआ आदमी हूँ। तो मेरे को आज मैं कहाँ पे हूँ, मैं कोई जेट में जा रहा हूँ, तो उसका मतलब वो नहीं है कि मैं ज़मीन से मेरा पग जुड़ा हुआ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक मजाक चलता है कि मुकेश अंबानी ने अगर 500 मिलियन अपने घर बनाने में इन्वेस्ट नहीं किए होते, अडानी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते, तो आज वो शायद दुनिया के नंबर 1 हो जाते। एक ज़माने में लोग बात करते थे टाटा बिरला, अब सिर्फ बात होती है अडानी अंबानी। देखो, टाटा बिरला अपने देश के बहुत सम्मानीय उद्योग गुरु है। उन्होंने देश के लिए और देश को बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया हुआ है और आज भी कर रहे हैं। तो हर ग्रुप का एक आगे पीछे आता है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ऐसी है कि हम कितने और नए नए उद्योग ग्रुप को खड़ा किया जाए, और वही पूरी अपने भारत की ताकत है। आपने पैसा कमाया, बड़े बने, तो इसमें खतरे भी कुछ ज़्यादा होते हैं? कोई भी बिजनेस कोई रिस्क फ्री नहीं होता है। आप कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, वो रिस्क लेने की आपकी खुद की क्षमता कितनी है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आज मैं जो जिस जगह पे हूँ और मेरे को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है, पर आपके दिल में एक परसिवरेंस होना चाहिए कि हर मुश्किलें आएगी, हर अच्छा वक्त आएगा, हर बुरा वक्त आएगा, आप उसमें किस तरह से अड़ग होके रहते हो, और उसके फिर भी आप मुकाम को आगे लेके जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो। अब आपकी 1-2 मुश्किलों की बात करना चाहता हूँ। एक वक्त में आपको किडनैप कर लिया था और जान पर बनाई थी। देखो, वो बहुत अच्छा बनाव नहीं था, पर हर कोई के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे बनाव बन जाते हैं जिसको भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, वही अच्छा होता है। मैं सोचा आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी वो मिलेगा तो उसको ठीक कर देंगे। मेरा एक स्वभाव है कि हर चीज़ को, हर परिस्थिति को कैसे जल्दी से जल्दी एडप्ट कर लो, क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं है और उसकी ज़्यादा बहुत चिंता करके वो उसको कंटिन्यूअसली अपने माइंड में रखना, वो मेरी आदत नहीं है। 26/11 की वो रात पूरे देश ने देखी थी और आज भी याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। आपने तो बहुत करीब से देखा। नहीं, वो दिन में ताज होटल के अंदर हमारे दुबई से फ्रेंड आए थे, वो दुबई पोर्ट वर्ल्ड के CEO, उनके साथ में डिनर कर रहा था मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में, और तब ये हादसा हुआ था। 10 बजे करीब ये हादसा हुआ। उसके 5 मिनट पहले होटल का बिल भी पेड कर दिया, हम खड़े हो गए, और हमारे फ्रेंड की और इच्छा डिस्कशन करनी थी तो वापस कॉफ़ी पीने के लिए वापस बैठे, और वही टाइम पे ये हादसा हुआ। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि समझो बिल पे करके मैं लॉबी में होता तो शायद मैं वहाँ पे फंस जाता, और वहाँ बैठ गए तो हम रेस्टोरेंट के अंदर थे,
और मैं आज बोल सकता हूँ कि जो ताज ग्रुप के हर कर्मचारी ने, इवन वेटर, और जिस तरह से उन्होंने काम किया था, ऐसा डेडिकेशन बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई दिया। आपकी अदालत में सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप है कि ये एहसान फरामोश हैं। गौतम भाई, जब आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं नाम ही काफी है, गौतम अडानी। और एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। वो हर रोज आपका नाम लेते हैं। नाम तो सुना होगा, राहुल। लेकिन इल्जाम यह है कि आपने कभी उनको शुक्रिया तक अदा नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा। देखो रजत भाई, राहुल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मेरे को लगता है कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं वो अच्छा नहीं है। वो सम्मानीय नेता है और मैं देखता हूं कि वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। कभी ठीक है, पॉलिटिकल आवेश के अंदर वो उनका एक बयान आ जाता है तो मैं उसको पॉलिटिकल बयानबाजी से ऊपर में लेता नहीं हूँ। देखिए, आप टिप्पणी नहीं करते लेकिन वो आप पर खूब टिप्पणी करते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, फरवरी 2022 की बात है, कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दी। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ कि जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया हो, एक भी जगह पे बिडिंग के बिना और मेरिट्स के बिना कभी वो बिज़नेस के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। हमको भी मालूम है कि भारत में उस तरह का काम करने से कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। तो मेरी पूरा अडानी ग्रुप की एक फ़िलॉसफी रही है कि कोई भी चीज़ विदाउट बिडिंग अपने को टच नहीं करने का है। तो आइधर मेरा पोर्ट्स होवे, एयरपोर्ट्स होवे, रोड होवे, पावर हाउस होवे, एक भी बिजनेस हमने विदाउट बिडिंग काम नहीं किया है। ये तो बात ऐसी है कि आप परीक्षा के अंदर आप 1 नंबर पे आ गए तो बोलता है कि 1 नंबर पे आप कैसे आ गए, तो कोई कहेगा पर्चा लीक कर दिया होगा इनको। हाँ, तो वो आक्षेप होना चाहिए। आज हमारे ऊपर वो आक्षेप इवन राहुल जी ने भी नहीं डाला है कि भाई क्योंकि ये बिडिंग प्रक्रिया के अंदर कि कोई गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी की वजह से आपको ये मिला हुआ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ये तो कई क्रिटिक्स लोगों की एक इच्छा रहती है, पर मैं आपको बताऊं कि अडानी की एसेट्स जो लोन है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो वो कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है। तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। अब हम जनता के सवाल लेंगे। आप फर्स्ट थर्ड। आपने बोला कि नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, माया है, लेकिन हमें बहुत गर्व होता है जब हमें पता चलता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं वो हमारे देश से हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए होंगे, तो क्या कभी डर नहीं लगा? जब आप रिस्क लेते हो तो आपको उसका अंदाज़ा मालूम होना चाहिए। आज हमने कहीं कहीं जगह पे रिस्क लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब में हम सफल हुए, कहीं कहीं जगह पे फेलियर भी हुए हैं। तो रिस्क लेने के बाद में आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं ये नैया पार कर दूँगा, और उसके लिए आपको परसिवरेंस चाहिए। मुश्किलें आएगी, कोई भी आप कार्य करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। पहले मुश्किल ही उसमें आएगी, पर लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा होगा और आप उसके ऊपर परसिवरेंस से काम करते रहेंगे तो मेरा अनुभव है कि विफलता नहीं मिलती है। रजत भाई, मेरे को ऐसा लगता है आप राहुल जी की बात करके वापस मेरे को राहुल जी से आप झगड़ा करवा देंगे और कल और एक और स्टेटमेंट कर देंगे।
तो मैं मानता हूँ कि राहुल जी एक सम्मानीय नेता है। ठीक है, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है और उसमें प्रत्यक्ष आरोप होता है। तो मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूँ, तो मैं मेरा काम करता रहता हूँ, वो उनका पॉलिटिक्स उनके हिसाब से करते नहीं, ना तो आप सामान्य हैं ना वो सामान्य हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो कहते हैं उसमें जो क्रिकेट की पिच है, एक एंड का नाम अडानी एंड क्यों है? ऐसा है कि जब कोई भी स्टेडियम बनता है तो वो ऑक्शन से वो लोग स्टेडियम का कौन से स्टेडियम के, क्योंकि एक साइड पे अदानी स्टेडियम है, दूसरी साइड पे रिलायंस स्टेडियम है, तो दोनों ग्रुप ने वो पैसा दे के वो राइट्स लिया है। तो उसमें कोई गलत क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में, वो चुनाव के वक्त और उसके बाद में जो कंटिन्यूअसली राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अदानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। हम इवन केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ममता दीदी के साथ भी काम कर रहे हैं, इवन नवीन पटनायक जी, जगन, इवन केसीआर, तो हर स्टेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। और जो जो अलग अलग सरकारें हैं, रीजनल पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, लेफ्ट पार्टी की भी है, तो मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमको कोई भी सरकार से तकलीफ नहीं पड़ी है। तो स्टेटमेंट और वो सब एक उनकी अलग जगह पे है। और जब आप सीरियस प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि जो आप हर स्टेट को जो वादा कर रहे हो और वो वादे के हिसाब से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो मेरे को आज तक कोई भी सरकार में कोई डिफ़िकल्टी नहीं पड़ी है। लेकिन गौतम भाई, इंप्रेशन तो ये है आप सिर्फ वहां इन्वेस्ट करते हो जहां मोदी जी की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज हम अदानी ग्रुप इज़ रियली हैप्पी कि हम आज 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। हमको कोई एक भी सरकार के साथ में ऐसी शिकायत नहीं है कि जहां हमको मोदी ने अडानी को बनाया। देखो, ये बहुत कम लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जो जिनको मोदी जी से डिफ़िकल्टी है या आइडियोलॉजिकल मारामारी है। पर मेरा अनुभव ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मोदी को चाहते हैं और अदानी के डेवलपमेंट में। तो आपने तो काफ़ी किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनाए, रोज़गार दिए। मोदी जी ने आपके कुछ किया या नहीं किया? मोदी जी के पास में आप कोई पर्सनल हेल्प नहीं ले सकते हो, आप नीति विषयक बात कर सकते हो, आप देश के हित में देश को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है आप उसकी चर्चा कर सकते हो। वो आप नीति बनाते हैं और वो नीति का फ़ायदा जो सबके लिए अवेलेबल है वो अदानी ग्रुप के लिए भी अवेलेबल है। लोग ये जानना चाहेंगे ना कि ये सिर्फ अडानी जी अमीर होते जाएंगे या देश भी कभी अमीर होगा? देखो, देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी आज़ादी के बाद आज 75 ईयर्स अमृत महोत्सव में अपने पसार हो रहे हैं, वो 58 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी थी। उसके बाद 12 साल लगे दूसरी ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में और तीसरा 5 साल के अंदर हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अपने यूथ की एस्पिरेशनल बढ़ रही है और जिस तरह से भारत विश्व के अंदर जो पोजीशन में है, आज ये $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2050 तक $30 ट्रिलियन से इकोनॉमी से भी आगे बढ़ेगी। और ये $30 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या बता रही है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इतना ये डेवलपमेंट में से ही रोजगारी पैदा होगी। तो मेरे को लग रहा है कि भारत के आने वाले टाइम के अंदर और जिस तरह से गवर्नेंस और वो बढ़ रहा है, उस तरह से भारत देश को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत लोग आपके जैसे गौतम अडानी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? देखो, ये कंट्री बहुत अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहा है, आप उसको परखने की कोशिश करो।
और उसके ऊपर मेहनत करो। और कभी शॉर्टकट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उस तरह का दिमाग से हटा दो। सक्सेसफुल हर आदमी होता है, उसको टाइम लगता है, कोई जल्दी से हो जाता है, कोई थोड़ा टाइम वक्त लगता है। और आप वो उसके मार्ग के ऊपर कंटिन्यूस आप चलते रहेंगे तो वो सक्सेस का आपका डोर खुलेगा। और उसमें मेरे को कोई आपके अंदर में वो उसकी रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसको देख लिया मैं वो बन जाऊंगा। आप उसके चक्करों में छोड़ दो। आपको जो अंदर से रुचि है जो चीज़ की, वो रुचि के ऊपर आप आगे बढ़ो।